Good evening. I am Avijit Mudgal, a student of Government Medical College Satna. This is my introduction. I am a first pro student. I got 642 marks out of 720 NEET 2023 and I am a proud starian. तो हमारा आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ नीट MCQ सीरीज़। तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं समझने, क्योंकि आपके नीट एग्जामिनेशन में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आने नहीं वाले, आने तो MCQs वाले हैं। तो इन MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जो ऑनलाइन नीट की सीरीज़ होती है, आपकी ये जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मेन पॉइंट्स को हमको समझना है। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो सबसे पहला पॉइंट, टू लर्न द आर्ट ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन एंड फाइंडिंग आउट द यूजफुल पार्ट्स। क्या होता है कि आपका जो नीट का क्वेश्चन होता है ना, कई जगह क्या होता है, आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए होते हैं। आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है क्वेश्चन पढ़ने के अंदर। ये चीज़ फिजिक्स में कई जगह होती है, ये चीज़ केमिस्ट्री में बहुत जगह होती है, बायो में भी बहुत जगह होती है। बायो में कई जगह क्या होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं। कहीं आपको नॉट पकड़ना है, कहीं आपको इनकरेक्ट पकड़ना है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पकड़नी है। अब क्या होता है कि जब आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको इन सब चीज़ों पे कई बार आपका ध्यान नहीं जाता है। पर जो आपकी जैसे ऑनलाइन सीरीज़ चल रही है, यहाँ पे आपके टीचर्स खुद, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, तो क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा आपके अप्रोच में और आपकी टीचर के अप्रोच में। अब धीरे धीरे जब आप इस तरीके से खुद अब टीचर्स के साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद वीडियो को पॉज करने के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपकी जो टीचर जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको आप देखेंगे, उसको आप नोटिस करेंगे, तो आपको भी ये समझ में आना स्टार्ट होगा कि क्वेश्चन के अंदर यूज़फुल क्या है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी जैसे मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी यूज़फुल पार्ट मार्क करना होगा। अब क्या है, सेकेंड पॉइंट है टू लर्न हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। नीट में हो या नीट निकल जाए मेडिकल में हो, एलिमिनेशन करना, ऑड वन आउट करना सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। कि कई जगह क्या होता है ना कि आपको आंसर नहीं आ रहा होता है, मगर एक बार आपने एलिमिनेट कर दिया, ऑड वन आउट कर दिया, तो क्या है, आपको ये चीज़ एटलीस्ट समझ में आ जाएगी कि किन किन ऑप्शंस को हमको नहीं देखना है। नीट जो है एक हाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में। बायो में कभी कभी 7 स्टेटमेंट्स तक होते हैं, तो वो 7 स्टेटमेंट अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपका बायो राइट टाइम खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बायोलॉजी राइट टाइम खत्म करना है। तो इस वजह से आपको एलिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप पहली उठाओ और जैसे मान लो आपको स्टेटमेंट एलिमिनेट करना है, उस स्टेटमेंट के सामने इस तरीके से ऐसे मार्क लगाते जाओ, ऐसे मार्क लगाते जाओ, तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद आपके नीचे जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे, उन कॉम्बिनेशंस को देख के आप आंसर कर देना। जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो टीचर्स आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते ये चीज़ बताते हैं कि जैसे आपके टीचर ने क्वेश्चन पढ़ा और MCQ पढ़ा कि ये नहीं, कि ये है, ये नहीं होगा, ये है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। इस तरीके से, क्योंकि जब टीचर्स आपको सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन, तो आपके अंदर भी ये अप्रोच डेवलप होता है कि हमको स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कैसे करना है। फिजिक्स में कई जगह होता है, क्या होता है कि यूनिट देख के एलिमिनेट हो जाता है, कई जगह डायमेंशंस देख के एलिमिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आप टीचर्स के साथ में MCQ करेंगे तो आपको समझ में आएगी, अकेले करने के अलावा। अब अगला है टू आइडेंटिफाई द मोस्ट ससेप्टेबल पार्ट ऑफ द NCERT बुक फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। क्या होता है कि आपकी NCERT बुक के अंदर ना आपका मैटर बहुत है और क्या आपकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके काफ़ी रेपिटेटिव होते हैं। जैसे अगर आप उठाएंगे, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाएंगे, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका जो रीनल सिस्टम का क्वेश्चन है, रीनल सिस्टम का जो चैप्टर है, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो, आपके एंडोक्राइन वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा कि आप करते करते क्या है, उनके अंदर भी आप समझना स्टार्ट कर देंगे कि ऐसे मान लीजिए अगर आप रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, वहाँ आपके रास मैकेनिज्म से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या है, अगर आपके टीचर जब सॉल्व करवाते हैं तो टीचर सॉल्व करवाते करवाते एक चीज़ बताते हैं, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ पार्ट्स होता है विच आर लाइक मस्ट डू टॉपिक्स। अगला पार्ट है द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द अटमोस्ट कंफर्ट। बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको ठंड में आराम से बेड पे लेट के, रजाई ओढ़ के, केवल उनको MCQs करने का मन करता है। जब आप बुक को लेके MCQs करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होगा कि आपको चेयर पे बैठना पड़ रहा है, कि आपसे हो नहीं पा रहा है। तो क्या होगा कि ये जैसे अभी विंटर सीज़न चल रहा है, या फिर इसके बाद आपका जैसे मार्च का सीज़न आएगा, बहुत आलस वाला सीज़न होता है, आपने कुछ नहीं किया, आप चुपचाप अपने बेड में बैठ गए
बेड पे लेट गए, उस पर आपका वीडियो चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, आपको क्या कितना एफर्ट करना है, बस आपको आपके हाथ में फ़ोन पकड़ना है, इससे ज़्यादा आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। और आप इस प्रोसेस में भी पैसिवली आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते जाएंगे, आप बहुत सारे पॉइंट समझते जाएंगे, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना होगा। ये अब ये जो अगला पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द रेजोनेटिंग साउंड ऑफ द टीचर्स वॉइस। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं नीट के पेपर में बैठा हुआ था और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो क्लासरूम में जो मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ था वो पार्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता था। बहुत सारा पार्ट होता है जहाँ पे टीचर्स जो है उस पार्ट को स्ट्रेस देते हैं पढ़ाते हुए। तो क्या है ना कि अगर आप बार बार सुनते रहेंगे तो आपके भी दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएंगी, वो वर्ड, वो सेंटेंस, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो याद रह जाता है। और नीट का जब आप पेपर कर रहे होते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से पेपर कर रहे होते हैं ना, तो आपको क्लास का वो मोमेंट याद आ जाता है। मुझे ये तक याद आ गया था कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपका जो डस्टर है वो डस्टर गिरा था, और डस्टर गिरने के बाद उससे रिलेटेड क्लास में कुछ बोला गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपको नीट का पेपर करते हुए भी आपके क्लासरूम से कनेक्ट कर देगी और आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अब द मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस, क्या है कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, PYQs को प्रैक्टिस करते हैं, या फिर क्या होता है, मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स भी उठाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे। PYQs जो है वो बिल्कुल घिसे पिटे क्वेश्चन है, वो बार बार आपको दिखते रहेंगे, वो ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। मगर क्या है ना कि जब कभी कोई क्वेश्चन बैंक जो है वो कोई टीचर फॉर्म करते हैं, तो टीचर फॉर्म करते करते लाइन बाय लाइन गो थ्रू करते हैं, उसके बाद वहाँ से आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो फॉर्म होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बीच बीच में दिखाई दे जाते हैं, जो मे बी आप खुद से ना पकड़ पाओ, मगर जब आप ऐसे देखोगे आप पक्का पकड़ लेंगे। डिकोडिंग ऑफ NCERT बुक, NCERT बुक को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो NCERT बुक होती है ना, उसकी 1 लाइन से 4 लाइन बन सकती है, मगर ये चीज़ आपको खुद करनी बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ अगर आप क्लास में बैठ के बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप इन MCQs को ध्यान से पढ़ेंगे, तो क्या है ना कि MCQs में पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपको कई जगह ऐसा होता है, जैसे आप अगर जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो उसमें आप कई जगह आपको कार्डियक साइकिल पढ़ते हुए या डबल सर्कुलेशन पढ़ते हुए दिखेगा, एक पार्ट यहाँ लिखा है पेज में, एक पार्ट यहाँ लिखा है पेज में, और क्या है वो दोनों बिल्कुल एडजेसेंट आपके फंक्शन हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको लोकेट करना सीखना होगा बुक में। पर अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो क्या है, जब टीचर्स MCQ सॉल्व करवाते हैं ना, तो टीचर्स भी इस चीज़ को बता देते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और फिर आप उसको बुक में मार्क कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके साथ में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, जो मेरा मेन पॉइंट था और जो अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है, अभी आपके पास 4 महीने हैं, अब 4 महीने से भी कम ही है, तो क्या है, आपको रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एज मच MCQs एज यू कैन, बिकॉज MCQs are the best sources of revision. They are the mirror of your preparation and you don't have to read the text a day before your test. Just go through the MCQs, the whole picture of that chapter will be clear to you. ये मेरा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे आपको अगर रिवाइज़ करना है, बायोलॉजी का एक चैप्टर आपको रिवाइज़ करना है, तो वो बायोलॉजी का वो चैप्टर रिवाइज़ करने की जगह अगर आप पूरे चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ें, इससे अच्छा क्या है, आप उठा के उसकी आपकी जो MCQ की सीरीज़ का वीडियो है, MCQ की सीरीज़ का एक बार वीडियो देख लो, तो क्या है, सारे MCQs आपके सामने से चले जाएंगे। ये जो वीडियो के MCQs भी होंगे वो आपके हर एक टॉपिक में से होंगे, तो आपको ये भी पता चल गया कि आपके हर एक टॉपिक से कौन कौन से MCQs आते हैं। अब क्या है, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसके ऑप्शन तो आपको आ रहे होंगे, उसके आंसर आपको आ रहे होंगे, पर जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसके आंसर नहीं आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है कि हमारा ये वाला टॉपिक वीक है, तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह जाके उस चैप्टर को, उस पार्ट को पढ़ लो। या अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में आपने क्या किया, फॉर्मूला देख लिया, अब क्या, अगर आप पूरे नोट्स लेके बैठेंगे आपको टाइम लगेगा, एक बार जाओ वीडियो देख लो, और वीडियो देखने के बाद क्या है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आपसे अगर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जो पार्ट नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोशन इन 2D प्लेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर 2D मोशन पढ़ते हुए क्या है, अगर आपसे सारा कुछ हो जा रहा है, प्रोजेक्टाइल छोड़ के सब कुछ हो जा रहा है, तो क्यों बाकी पूरा पार्ट पढ़ना है, बाकी सब मत पढ़ो, प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल पढ़ लो। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वीक पार्ट कौन सा, और आपका रिवीजन का टाइम रिड्यूस होगा। 4 ही महीने हैं और आपको पूरे के पूरे आपके अराउंड 100 चैप्टर्स और जो आगे आपके प्रैक्टिकल साइड हुए हैं सब सारा का सारा आपको पढ़ना है। ये बहुत आसान टास्क नहीं होता है, मुश्किल होता है सारे के सारे कंटेंट को नीट के एग्ज़ाम के दिन तक रिटेन करना। अब लास्ट में आते आते कंक्लूड करते करते मैं एक चीज़ जो कहना चाहूँगा, योर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स ओनली, यू आर द ओनली वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेट। क्योंकि देखिए, अगर आपको स्टेथोस्कोप अचीव करना है, अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस इज़ द की।
प्रैक्टिस करो जितने MCQs कर सकते हो, क्योंकि वहाँ नीट में जाके आपको MCQs ही मिलने हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना। और अगर आप केवल थ्योरी करते रहते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं, तो क्या होगा, मे बी आप अपनी थ्योरी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, पर जब आप MCQ करने बैठेंगे तो क्या है, आपको बहुत मुश्किलें होंगी। क्या है कि नीट के पेपर में बेसिकली होता क्या है ना, आप जाके पेपर में बैठ पहले जाते हैं और आपका पेपर स्टार्ट बहुत देर से होता है, आपको कुछ टाइम वहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ता है। उस टाइम पे आपने साल भर क्या किया है ना, वो सब आपके मन में चलता है। तो अगर आपको हल्का सा भी फोमो होगा, फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो अगर हल्का सा भी फोमो हुआ आपको MCQs को लेके, तो वो क्या है, वो आपको बहुत डरा देगा नीट के पेपर से पहले। तो अगर आप बहुत MCQ करते रहेंगे तो नीट का दिन भी एक प्रैक्टिस पेपर जैसा होगा। तो इस वजह से सबसे ज़रूरी है MCQ प्रैक्टिस करना और थ्योरी के साथ में MCQs को लिंक करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।